हे गाइस, सो वेलकम बैक। जैसा कि आपने मेरे लास्ट 2 वीडियोस में देखा था, हमने 10th साइंस के फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ा था। सो आज हम उसी का थर्ड चैप्टर लेंगे, वो होगा हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक मेटल एंड नॉन मेटल। सो सबसे पहले हम मेटल के बारे में देखेंगे कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, ये कैसी होती है। नॉर्मली आपको भी पता है कि मेटल और नॉन मेटल क्या होती है, बट इनके बारे कौन कौन सी नेचर में कितनी मेटल है, कितनी नॉन मेटल है, वो इन सब के बारे में हम 5th चैप्टर में पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि नेचर में कितनी जो है एलिमेंट है वो मेटल है और कितने एलिमेंट नॉन मेटल है। तो पहले हम इस चैप्टर में ओनली ये देख लेते हैं कि मेटल क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो किस किस के साथ रिएक्शन करके कौन सा प्रोडक्ट बनाती है। सो इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि मेटल जो होता है वो सॉलिड मटेरियल होता है, जिनकी जो सरफेस होती है या फिर वो पूरा जो मटेरियल होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, सरफेस शाइनी होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी के गुड कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये बहुत सारी मेटल आप अपनी डेली यूज लाइफ में भी यूज़ लेते हैं। अब बात आती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे तो हमारा ये फ़ायदा होगा कि हम मेटल और नॉन मेटल को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि मेटल जो होती है नॉन मेटल से कैसे अलग होती है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि मेटल का इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस। जो मेटल होती है प्योर स्टेट में, मतलब प्योर होती है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती, कोई अदर एलिमेंट को मिक्स नहीं करते हैं, तो ये प्योर स्टेट में शाइनिंग इनकी सरफेस होती है। इस प्रॉपर्टी को हम मेटेलिक लस्टर कहते हैं या हिंदी में हम इसे धात्विक चमक कहते हैं। देन सेकंड इसका प्रॉपर्टी आता है कैन बी बिटन इनटू थिन लेयर्स। जो मेटल होती है हम इसे पीट के बहुत ही पतली लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम मेलिएबिलिटी या हिंदी में इसे हम आघात वैधता कहते हैं कि मेटल को हम बहुत ही थिन लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहते हैं। देन थर्ड पॉइंट आता है मेक्स थिन वायर। जो मेटल होती है इनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि हम इसको बहुत ही पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं या हिंदी में इसे तन्यता कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गोल्ड। गोल्ड जो होता है इसमें बहुत ही अच्छी अमाउंट में या अच्छा डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी होती है कि हम इसे बहुत खींच के हम इसे बहुत लंबा तार बना सकते हैं। आपको ये पता होगा कि जो 1 ग्राम गोल्ड होता है हम इसको खींचकर कम से कम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल डक्टिलिटी का गोल्ड होता है। देन फोर्थ तो इसकी प्रॉपर्टी आती है गुड कंडक्टर ऑफ हीट या हिंदी में इसे ऊष्मा के सूचालक। जो मेटल होते हैं इसमें हीट जो होती है अच्छे से कंडक्ट होती है या अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं मेटल, तो इसमें ये प्रॉपर्टी होती है हीट कंडक्टिंग की। इसके एग्जाम्पल है सबसे बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट के, वो है हमारे सिल्वर एंड कॉपर। सो अब बात आती है मेटल नॉन मेटल के बारे में। आपने मेटल के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली कि ये कैसी होती है, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। देन बात आती है नॉन मेटल की। नॉन मेटल में ये कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं या जो भी मेटल्स मिलती है नॉन मेटल्स में, वो गैस भी हो सकती है, वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती है, वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है। इनका जो कलर होता है वो डल होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं इसके, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होती है वो लिक्विड स्टेट में मिलती है। हमने नॉन मेटल और मेटल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लिया।
तो अब हम इन दोनों में कंपैरिजन करके हम ये देखेंगे कि इनमें कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इनका कंपैरिजन करके मेटल और नॉन मेटल का हम इनका एक्सेप्शन बताएंगे कि कौन से इनमें अपवाद होते हैं। हमने पढ़ा है कि मेटल जो होती है वो सॉलिड स्टेट में होती है, बट इसका एक्सेप्शन जो होता है वो होता है मर्क्यूरी, जिसे हम पारा कहते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है, तो ये मेटल का एक्सेप्शन हो गया। देन अब बात आती है नॉन मेटल की। हमने देखा कि नॉन मेटल जो होता है वो शाइन नहीं करता है और मेटल होता है वो शाइन करता है, बट इसका एक्सेप्शन जो होता है वो होता है आयोडीन। आयोडीन नॉन मेटल होता है, फिर भी वह बहुत ही ज़्यादा शाइन करता है। देन सेकंड इसका प्रॉपर्टी आता है कि कार्बन जो है नॉन मेटल होता है, बट इसका जो ये नेचर में बहुत सारे फॉर्म में मिल सकता है, इसके जिसे हम एलोट्रोप कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलेरिन। इसका थर्ड प्रॉपर्टी जब कंपैरिजन में आता है वो होता है हमारा ग्रेफाइट। हमने ये देखा कि जो नॉन मेटल होता है वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता है, बट यहाँ पे जो ग्रेफाइट होता है वो इसका एक्सेप्शन होता है, क्योंकि ये विद्युत का इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर होता है। देन फोर्थ इसका पॉइंट आता है कि एल्केलाइट जो होता है या एल्केलाई मेटल जो होती है जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होती है, इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। आपने पढ़ा कि मेटल जो होती है वो बहुत ही सॉलिड होती है, हम उसे आसानी से काट नहीं सकते, बट इनमें जो एक्सेप्शन होता है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, हम इसे इजीली कट कर सकते हैं। तो अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। वो मेटल की हम देखेंगे कि मेटल की कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि जब हम मेटल को वायु मतलब एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जलाते हैं तो ये क्या बनाती है। हम देखेंगे कि मेटल को हम अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो ये ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड फॉर्म करती है। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि जब हम कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाती है। यहाँ पे नीचे लिख रखा है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करने पर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाती है। कॉपर को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करते हैं या जलाते हैं तो वो काले रंग का एक कॉपर ऑक्साइड बनाती है। हमने ये देखा कि जो मेटल होती है वो हमेशा बेस से ही रिएक्शन करती है, बट जैसे कॉपर ऑक्साइड का हमने देखा तो ये होती है वो बेस से ही वो उससे करती है रिएक्शन, बट इनके जो एक्सेप्शन भी होते हैं कि कुछ ऑक्साइड ऐसी होती है कि वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो एसिड और बेस से क्रिया करके लवण जल बनाते हैं उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। हमने नॉर्मली पढ़ा कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो ओनली बेस से या एल्केलाई से ही वो रिएक्शन कर सकते हैं, बट इनके अलावा जैसे हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, ऐसे कुछ मेटल ऑक्साइड होते हैं जो HCl से भी रिएक्शन कर सकते हैं और NaOH से भी रिएक्शन कर सकते हैं, मतलब ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकते हैं। तो इस टाइप की ऑक्साइड को हम एम्फोटेरिक या उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि फर्स्ट हमने एसिड के साथ रिएक्शन करवाई, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है इसकी रिएक्शन हम HCl से करवाते हैं तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है और H2O को रिलीज करता है। इसके बाद अगर हम इसके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अगर NaOH जो कि एक बेस है इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं ये, तो ये एक सॉल्ट बनाता है, वो होता है सोडियम एल्यूमिनेट और H2O को बनाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सारी मेटल होती है या मेटल ऑक्साइड होती है इनकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करने की जो रिएक्टिविटी होती है वो अलग अलग होती है। ये बहुत कहीं पर ज़्यादा एक्टिव रहती है, कहीं पर कम एक्टिव रहती है ऑक्सीजन के साथ। इनकी रिएक्शन रेट कहीं पर ज़्यादा हो सकती है, कहीं पर कम होती है। बट जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं
इनकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने की रेट बहुत ही हाई होती है, इसलिए ये जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो ये आग पकड़ लेती है। मतलब कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन के साथ बहुत ही हाई रिएक्टिव होती है, इसीलिए हम इसे केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। देन सेकेंड इसकी केमिकल प्रॉपर्टी आती है कि जब मेटल को हम H2O के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मेटल और वाटर की रिएक्शन करवाते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन बनाते हैं, और वापस से जब हम मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अगर मान लीजिए कि मेटल को हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बनाती है, और जब ये मेटल ऑक्साइड वाटर में सोल्यूबल हो जाती है तो ये मिलकर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, Ca को जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये CaOH2 बनाता है और H2 को रिलीज करता है। इसके अलावा देख सकते हैं कि सारे जो मेटल होती है इनकी वाटर के साथ रिएक्शन करने की रेट अलग अलग होती है, कि कोई जो मेटल है वाटर के साथ बहुत ही स्पीड से रिएक्शन करती है, कोई धीरे करती है। जो सोडियम और पोटेशियम होती है ये ठंडे जल के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्शन करती है और ये हीट को रिलीज करती है। तो ये जो रिएक्शन हुई वो एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है पोटेशियम और सोडियम की वाटर के साथ। और जो कैल्शियम का देख सकते हैं तो ये कैल्शियम की वाटर के साथ जो रिएक्शन रेट होती है बहुत ही हाई होती है, लो होती है। और इसीलिए है ना, जब रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन ये इससे रिलीज हो जाती है, हाइड्रोजन रिलीज होती है, तो इसकी वजह से हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं वो कैल्शियम मेटल की सरफेस पर चिपक जाते हैं, और इसकी वजह से वो कैल्शियम जो होता है वो ऊपर फ्लोट करने लगता है। कुछ मेटल जैसे कि देख सकते हैं वो होता है हमारा आयरन हो गया, एल्यूमिनियम, जिंक, ये जो होता है वो ठंडे वाटर के साथ या गर्म वाटर दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करती है, बट ये स्टीम यानी भाप जो होती है उनके साथ हमेशा ये रिएक्शन करती है और मेटल ऑक्साइड बनाती है और H2 बनाती है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि जब हमने एल्यूमिनियम की रिएक्शन स्टीम के साथ की, H2O ले रखा है जो गैस फॉर्म में, मतलब स्टीम के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। देन अब इसका थर्ड आता है कि जब मेटल्स के हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनाता है। जब मेटल के एसिड के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जिंक की जब HCl के साथ हमने रिएक्शन करवाई तो ये ZnCl2 जो सॉल्ट होता है जिंक क्लोराइड वो बनाता है और H2 बनाता है। और जो मेटल होती है जब HNO3 के साथ रिएक्शन करती है तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करती है, क्योंकि जो HNO3 होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है, जो इससे जब रिएक्शन करवाता है मेटल के साथ HNO3 की तो वो जो H2 होता है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, और खुद जो होता है वो खुद नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड, वो जैसे कि N2O हो सकता है, NO2 हो सकता है, NO हो सकता है, इनमें रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं एक्वेरेजिया। ये जो पॉइंट आता है कि एक्वेरेजिया क्या होती है, ये इसके बारे में देखते हैं कि जो एक्वेरेजिया है वो रॉयल जल का लैटिन शब्द है। ये एक्वेरेजिया के बारे में अगर पूछ ले, इसकी डेफिनेशन पूछ ले तो आपको ये लिखना है कि 3:1 का जो रेशियो होता है, 3:1 का रेशियो जो होता है वो उसमें 3 जो होता है कंसंट्रेशन HCl होता है और कंसंट्रेशन HNO3 होता है। इनका एक फ्रेश मिक्सचर होता है जिसे हम एक्वेरेजिया कहते हैं। ये जो होता है वो गोल्ड को गला सकता है, बट कुछ इसमें से एक किसी एसिड में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो गोल्ड को गला सके, इसीलिए इन दोनों को मिक्सचर करके उसको गलाने में यूज़ लेते हैं। देन अब बात आती है इसका फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी आती है कि जो होता मतलब मेटल होती है
उसको हम अगर किसी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मेटल को हम सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मेटल मान लीजिए इसको हम A लिया है और सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है वो हमने B लिया है, तो इनका जो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे। जैसे देख सकते हैं कि सॉल्ट सॉल्यूशन जो होता है वो मेटल A का बन जाएगा और जो मेटल है वो B की बन जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें रिएक्टिविटी पर ये डिपेंड करता है कि कौन से मेटल की रिएक्टिविटी जो होती है वो कितनी हाई होती है और किसकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है वो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल से डिस्प्लेस हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से कैसे रिएक्शन करते हैं और नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात आती है कि जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ध्यान रखना पड़ता है, तभी जाकर जब उनमें पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन होंगे प्रेजेंस, तभी जाकर वो एक दूसरे से रिएक्शन करके नया प्रोडक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता करने के लिए हम देख लेते हैं कि जो एलिमेंट या मेटल होती है उनमें एक जो एटम होता है उसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का जो अंदर की साइड होता है उसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इनमें 4 तरह के शेल मिलते हैं, K, L, M, N। इनमें भी अलग अलग कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन फिल करने की। जब इनमें इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं, जितने इनको चाहिए होते हैं मिल जाते हैं, तो ये एक दूसरे से रिएक्शन करके नया प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो हम ये देखेंगे कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ये कैसे पता करेंगे। तो इनका एक फॉर्मूला होता है 2n²। यहाँ पर n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ शेल। तो फर्स्ट आता है K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसको हम देखते हैं कि 2 हो गया। K आता है फर्स्ट नंबर पे, तो यहाँ पर शेल का जो नंबर आ गया 1 हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। मतलब इससे पता चल जाता है कि K जो शेल होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसी तरह L में देखेंगे तो L में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, M में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, N में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस तरह हम पता कर लेंगे कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बट जो हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी भी मेटल एंड नॉन मेटल की रिएक्शन को सही करने के लिए या उनके प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसमें हम ध्यान रखते हैं कि एक लेविस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑक्टेट रूल दिया था कि हम चाहे कि जो इलेक्ट्रॉन का जो L जैसे K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो बाकी के जो बचे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अगली शेल में जाएंगे, उसमें भी बच गए तो वो थर्ड शेल में जाएंगे। बट अगर इसमें अगर वो ज़्यादा कैपेसिटी है, यहाँ पे हमने देखा कि M सेक्शन में M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बट तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल को इम्पोर्टेंस देके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। यहाँ पे भले 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होगी बट हम यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन को ही फिल करेंगे, क्योंकि हम इसको इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि ज़्यादा अगर हम ये चाहते हैं कि मेटल या एटम स्टेबल रहे, उनमें स्टेबिलिटी रहे, तो उसके लिए हम चाहे कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की क्यों ना हो बट उसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल करेंगे। उसकी स्टेबिलिटी के लिए हम ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि सोडियम हमने एग्जाम्पल लिया है कि कैसे मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से रिएक्शन करके नया प्रोडक्ट बनाते हैं। देख सकते हैं कि हमने पहले सोडियम जो लिया है वो है हमारी मेटल, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 11। तो हम कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे हम कि जो K शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब बचते हैं 9 इलेक्ट्रॉन। तो बाकी के जो 9 इलेक्ट्रॉन है वो आगे जाएंगे। तो L जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, तो 8 यहाँ हो गए। अब बचा 1 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर जाएगा M में। अब या तो फिर ये हो सकता है कि ये
अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है या तो किसी को दे दे अदर नॉन मेटल को, या फिर किसी से ले ले। यहाँ पे हमने सेकंड नॉन मेटल ली है कि जिसका वो है क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर है 17। यहाँ पे जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 17 में यहाँ पे देख लिया कि के में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। बाकी के सेकंड में हो गए 8, अब बचते हैं 7। यहाँ पे देखते हैं कि प्रोडक्ट बनाने के लिए इसके भी आउटर शेल में कम से कम या तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर Na के पास यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करेगा कि जब है ना इन दोनों की रिएक्शन करवाई जाएगी, तो जो सोडियम होता है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देता है, तो इसके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। तो इससे जो सोडियम होता है वो केटायन में बदल जाता है, मतलब धनात्मक में बदल जाता है, क्योंकि इसने अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो दे दिया। और ये जो क्लोरीन होता है वो ऋणात्मक हो जाता है, मतलब कि एनायन में बदल जाता है, क्योंकि इसने Na का एक इलेक्ट्रॉन लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैसे एक दूसरे से रिएक्शन करके ये नया प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो Na का एक इलेक्ट्रॉन था वो उसने Cl को दे दिया, तो ये Na प्लस हो गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, और ये Cl माइनस हो गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। तो ये पॉजिटिव हो गया Na एंड Cl नेगेटिव हो गया, तो ये एक दूसरे से रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कि यहाँ पे जो देख सकते हैं एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है के। उसके बाद आता है आउटर बाहर के शेल से बाहर एल शेल आता है, उसके बाद एम शेल आता है और लास्ट में एन शेल आता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एम में 18 एंड एन में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ पे शेल के बेस पे आप देख सकते हैं कि नोबल गैसेस जो हैं हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, इनके एटॉमिक नंबर दे रखे हैं, इनके सारे शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये सब बता रखे हैं। यहाँ पे आप देखते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स, कि हम मेटल्स कैसे प्राप्त करते हैं नेचर से, तो उसके बारे में बताया गया है। हम जानते हैं कि मेटल्स जो होती है वो नेचर में मिलती ही है। जो मेटल या कंपाउंड जो नेचुरली मिलते हैं हम उसे मिनरल्स या हिंदी में खनिज कहते हैं। देन जो हाई कंटेंट ऑफ पर्टिकुलर मेटल, उन मिनरल्स में किसी पर्टिकुलर एक मेटल की बहुत हाई अमाउंट में अगर कोई मेटल मिलती है तो हम उसे अयस्क क्या ओर्स कहते हैं। अब बात आती है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कि बहुत सारे मतलब कि जो मेटल होती है नेचर में मिलती है वो बहुत ही मिक्सचर में मिलती है, तो हम उसे अलग अलग कैसे करेंगे उसके ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है, एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। यहाँ पे जो नेचर में 3 टाइप की मेटल्स मिलती है, वो एक फर्स्ट होती है हाई रिएक्टिविटी वाली हो सकती है, सेकंड आती है मीडियम रिएक्टिविटी वाली, थर्ड आती है लेस या बहुत कम रिएक्टिविटी वाली मेटल। जो हाई रिएक्टिविटी वाली मेटल होती है उसको गलाकर इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो करवाकर या उससे इलेक्ट्रोलाइसिस करवाकर उसका हम उसे प्योर मेटल से निकाल सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं। देन जो मीडियम जो रिएक्टिविटी वाली मेटल आती है उसमें 2 टाइप की मिलती है, एक होती है कार्बोनेट और एंड सल्फाइड और। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम कार्बोनेट और जो होती है उससे हम कैल्सिनेशन प्रोसेस, जिसे हम हिंदी में निस्तापन कहते हैं, उससे कर सकते हैं। एंड जो सल्फाइड होती है उसे हम रोस्टिंग से कर सकते हैं। यहाँ पे फिर हमें जो मेटल ऑक्साइड मिलता है उसका रिडक्शन होके मेटल में हो जाता है और हम मेटल को प्राप्त कर लेते हैं। फिर बात आती है
लेस रिएक्टिविटी वाली मेटल की। जो लेस रिएक्टिविटी वाली मेटल जो होती है वो सल्फाइड ओर में मिलती है। हम इसको रोस्टिंग की प्रोसेस से निकाल लेते हैं मेटल को और फिर इनका प्योरिफिकेशन करके बहुत ही प्योर अमाउंट में मेटल को प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स या समृद्धिकरण अयस्कों का। समृद्धिकरण क्या होती है कि जो ओर्स होते हैं या अयस्क होते हैं वो इनमें जो बहुत ही इम्प्योरिटीज मिलती है जिसे हम गैंग कहते हैं, तो हम इन्हीं इम्प्योरिटी को अलग करने की प्रोसेस को हम इनरिचमेंट ऑफ ओर्स कहते हैं। इसके लिए बहुत सारी मेथड्स को या टेक्निक को यूज में ले सकते हैं कि हम कैसे उन इम्प्योरिटी को अलग करके हम मेटल को प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट आता है हाइड्रोलिक वॉशिंग, सेकंड फ्लोटेशन प्रोसेस, थर्ड आ सकता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मतलब मान लीजिए अगर उस ओर्स में या उस इम्प्योरिटीज में अगर आयरन मिलता है तो हम उसे मैग्नेटिक प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। फोर्थ आता है केमिकल सेपरेशन। हमने देखा कि निस्तापन के बारे में देखा था कि निस्तापन क्या होता है और ये बर्जन क्या होता है। तो बर्जन जो होता है वो सल्फाइड ओर्स जो होते हैं, जब हम उसको वायु या एयर के प्रेजेंस में बहुत ही हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो वो ऑक्साइड में चेंज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बर्जन कहते हैं। और देन बात आती है निस्तापन की। इसमें जो कार्बोनेट अयस्क जो होते हैं उसको हम लिमिटेड टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जैसे कि इसमें आपने देखा कि जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं या कार्बोनेट अयस्क होते हैं, इनको हम बहुत ही लो टेम्परेचर पर या बहुत ही लिमिटेड एयर पे हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो ये ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन कहते हैं। और देन बात आती है फिर रोस्टिंग की, कि रोस्टिंग क्या होता है, जिसे हम बर्जन कहते हैं। कि जो सल्फाइड ओर्स होते हैं इनको हम वायु की या एयर के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो ये ऑक्साइड में चेंज हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कार्बोनेट ओर्स को हम गर्म करते हैं तो इस प्रोसेस को हम निस्तापन या कैल्सिनेशन कहते हैं। लिमिटेड एयर में हाई टेम्परेचर पर गर्म करना। और सल्फाइड ओर्स जिसे हम इसको अगर हाई टेम्परेचर पर मतलब कि कोई उसमें हाई जो एयर की प्रेजेंस होती है उसमें हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो उसे हम रोस्टिंग या बर्जन कहते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। देन अब बात आती है इसमें कि छोटी छोटी जो डेफिनेशंस होती है ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि एक मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें इसकी डेफिनेशन के बारे में पूछ लेते हैं। कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यश ढलेपन या गैल्वेनाइजेशन के बारे में पूछ सकते हैं कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उन पर जस्ते की परत चढ़ाना, उसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। देन फिर बात आती है कि मिश्र धातु क्या होती है। दो या दो से अधिक धातुओं के होमोजीनस मिक्सचर को हम एलो या मिश्रा धातु कहते हैं। यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड्स की आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज कि यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड्स हमने देखे तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल। हमने देखा कि जो Na था उसका जो इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल में चला गया क्लोरीन में, तो वो हो गया हमारा प्रोसेस। जो उस प्रोसेस से बना वो हो गया हमारा आयोनिक कंपाउंड। इनकी फिजिकल नेचर देख सकते हैं कि जो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस द आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन नेचर। देन सेकंड आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट थर्ड आता है इसका सोल्यूबिलिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बताया गया है, जिसे NaCl होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है 1074 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है 1686। सो यहाँ पे हमने मेटल नॉन मेटल उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया है। सो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम 4th चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।